तो बच्चों, रेशियोज चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें आज जो करना है, आज पूरा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करना है। मेन टारगेट हमारा ये है कि रेशियोज का पूरा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर लें आपके साथ। अब रेशियोज चैप्टर के अंदर इसकी वेटेज है 4 से 5 नंबर तक की, ठीक है ना। अब रेशियोज का मतलब होता है वैसे तो सिंपल मैथमेटिक्स में कि अनुपात। अनुपात का मतलब कि एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, दो ही वैल्यूज होती हैं, उससे रेशियो निकल जाता है, ठीक है। अब अकाउंटेंसी के अंदर यानी कि हमारे क्लास 12th के अंदर रेशियोज को 4 तरह से डिवाइड कर दिया। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली होते हैं छोटी अवधि की कंपनी की लिक्विडिटी बताने के लिए कि उसके पास कितने कैश या कैश में इजीली कन्वर्ट होने वाले एसेट्स हैं। सॉल्वेंसी रेशियो उसी चीज को थोड़ा लंबी अवधि का बता देते हैं, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी समझ लो, बता देते हैं। एक्टिविटी रेशियोज जो होते हैं वो बताते हैं कंपनी की गतिविधियां कैसी चल रही हैं, एक्टिविटीज कैसी चल रही हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो होते हैं वो कंपनी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं, यानी कि कंपनी का मुनाफा कैसा चल रहा है। अब हमारे कोर्स के अंदर लिक्विडिटी रेशियो हमें 2 टाइप्स के पढ़ने हैं, 2। सॉल्वेंसी रेशियो 4 टाइप के पढ़ने होते हैं, एक्टिविटी रेशियो भी 4 टाइप के पढ़ने होते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 5 टाइप के पढ़ने होते हैं। तो अगर आप गिनती करोगे तो 2 और 4 6 और 4 10 और 5 15, कुल मिलाकर मतलब 15 तरह के रेशियोज हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि आज हम कॉन्सेप्चुअल रिवीजन कर रहे हैं तो रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले रेशियोज के जो मेन मूल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर हैं, ईच एंड एवरी पार्ट 1 2 3 4 5, उनको कंप्लीट करके जब आज का डिस्कशन अगर देख रहे हो तो आपको काफी मजा आएगा और काफी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। और अगर बिल्कुल ही पहली बार ही देख रहे हो तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा आपको लगे कि कुछ लिंक मेरे मिसिंग चल रहे हैं, ठीक है ना। खैर, फिर भी कोशिश करेंगे सारी चीजें कवर करने की। अच्छा, अब लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो को हम प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ये इनका एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। प्योर फॉर्म किसे बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरा फ्रैक्शन है 5/2, तो हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं छोड़ते, हम इसको प्योर फॉर्म में लेकर आते हैं। हम इसको 2.5 लिखते हैं और फिर रेशियो बनाने के लिए इसको 2.5:1 लिखते हैं। तो दिस इज नोन एज प्योर फॉर्म। तो हम लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो को प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। एक्टिविटी रेशियोज को हम एक्सप्रेस करते हैं टाइम्स में। टाइम्स का हिंदी में मतलब होता है कितने गुना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना, ठीक है। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं टाइम्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्टिविटी रेशियो में यही होता 5/2 तो हम इसको लिखते इट इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स। तो इसको बोलते हैं एक्टिविटी रेशियोज। सारे के सारे एक्सप्रेस करते हैं किसमें? टाइम्स में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, इसे हम करते हैं प्रतिशत में, प्रतिशत यानी परसेंटेज में। तो यानी कि अगर हमारा रेशियो मान लो होता प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 5/2, तो हम इसे प्रतिशत में निकालते और हम कहते साहब 25%, ठीक है। 25 ही आ रहा है, हाँ 25%। तो इस प्रकार से हम अलग अलग रेशियोज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अलग अलग रेशियोज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। 25 नहीं सर, 250%, क्या कह रहे हो आप? तो लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो को प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एक्टिविटी रेशियो को टाइम्स में एक्सप्रेस करना है, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर के अंदर हम घुसेंगे तो आज मैं आपको पूरे के पूरे जो 15 तरह के रेशियोज हैं इनकी पूरी चर्चा करेंगे कि किसका क्या फॉर्मूला है और उनके फॉर्मूले में जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं क्या वो हमें पता है या नहीं पता, या जो भी है वो देखेंगे, ठीक है। तो अब आप बिल्कुल सीट बेल्ट पहन के सारे बच्चे तैयार हो चुके हो, एकदम रेडी 15 के 15 रेशियोज के बारे में चर्चा करने के लिए। चलो ठीक है, तो बड़ा आनंदमय सफर रहेगा क्योंकि कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो सबसे पहले हम करेंगे
लिक्विडिटी रेशियो में नंबर 1 है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट करंट लायबिलिटीज हमें पता है। अब पहले आपको चैप्टर 1 क्यों पढ़ाया जाता है कंपनी की फाइनेंशियल बैलेंस शीट वाला, क्योंकि जब हम हेडिंग्स का यहाँ पर नाम लेंगे तो आपको पहले से पता होगा कि ये हेडिंग क्या है। हम बोलेंगे करंट एसेट आपको पता है, हम बोलेंगे नॉन करंट एसेट आपको पता है, हम बोलेंगे शेयर होल्डर फंड आपको पता है, हम बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी आपको पता है, करंट लायबिलिटी आपको पता है। तो चैप्टर 1 जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी की हेडिंग सब हेडिंग्स जब आपको पता होंगी तब आप इन चीजों को फटाफट से समझ पाएंगे। ठीक है, खैर तो करंट रेशियो निकालते हैं करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी करके। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज, जब हम करंट एसेट्स में डेटर्स लेते हैं तो डेटर्स में से हम माइनस करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है ना, क्योंकि डेटर्स अगर हैं और प्रोविजन अगर है तो हमें डेटर्स में से प्रोविजन की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने वहां पे लिख रखा है डेटर्स लेस पीडीडी लेना है। दूसरी चीज, करंट एसेट्स के अंदर एक आइटम होता है इन्वेंट्री, है ना। करंट एसेट्स के अंदर एक आइटम होता है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस की भी हो सकती है, इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स की भी हो सकती है, इन्वेंट्री स्टॉक एंड ट्रेड की भी हो सकती है, इन्वेंट्री में लूज टूल भी हो सकता है, इन्वेंट्री में स्टोर एंड स्पेयर भी हो सकता है। लेकिन रेशियो निकालने के टाइम पर हम इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स और स्टोर स्पेयर्स को नहीं लेते। इस बात का हमें प्रिकॉशन याद रखना है, तो इसीलिए भी वो मैंने वहां पे लिख दिया। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। वर्किंग कैपिटल इट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड इट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अब आपको शेयर होल्डर फंड ऑलरेडी पता है, आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो। आपको नॉन करंट लायबिलिटी ऑलरेडी पता है, आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो। ठीक है ना, तो इसकी टेंशन अपने को नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स का मतलब होता है वैसे सारे एसेट्स जोड़ लो, सारे मतलब करंट एसेट नॉन करंट एसेट पूरा दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा टोटल एसेट। कैपिटल एम्प्लॉयड का तीसरा फॉर्मूला भी होता है और नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो बेसिकली आपको तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के। उसके बाद एक फॉर्मूला और याद रखना है टोटल डेट। ठीक है, टोटल डेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल डेट का मतलब कि हमारा उधारी कितनी है, टोटल उधारी कितनी है, तो टोटल उधारी कितनी होगी करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूले बच्चों आप साथ साथ लिख भी सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है, आपकी किताब में शायद ये अलग अलग बिखरे बिखरे होंगे तो आप एक साथ यहां पर लिख भी सकते हो। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला एक और होता है टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर फंड। तो मतलब ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, तो इन पर मैंने इसीलिए स्टार लगा दिया। ठीक है जी, तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर फंड। अच्छा, अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले पर, दूसरे रेशियो पर, जिसका नाम होता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो हमें पता ही है क्या है, ठीक है ना, करंट लायबिलिटी तो पता ही है। क्विक एसेट क्या होते हैं इसका हमें ध्यान रखना है। तो साहब क्विक एसेट क्या है? क्विक एसेट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, करंट एसेट माइनस स्टॉक। अब स्टॉक से पहले मैंने क्लोजिंग इसलिए ले रखा है, किसी किसी क्वेश्चन में कभी कभी ओपनिंग स्टॉक भी होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कौन सा स्टॉक माइनस करना है, तो इसीलिए आपके कंफ्यूजन को बचाने के लिए मैंने लिख रखा है क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक कौन सा लेना है आपको? क्लोजिंग वाला लेना है, अगर दोनों दे रखे हो, नहीं तो खाली स्टॉक ही दे रखा होता है। तो करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे प्री पेड एक्सपेंस, उसे माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे एडवांस टैक्स, उसे माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे एक्रूड इनकम। ठीक है ना, तो आमतौर पर एक्रूड इनकम ज्यादा होती नहीं है, ये जीरो होता है, आमतौर पर एडवांस टैक्स भी जीरो होता है, तो ये दोनों आइटम आपको ज्यादातर दिखेंगे नहीं, तो सिर्फ आपको क्या दिख रहा होता है? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। इनमें से जो वैल्यू जीरो हो या ना दे रखी हो उसको जीरो ले लेना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्विक एसेट को निकाल सकते हो। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्विक एसेट। तो लिक्विडिटी रेशियो में बस ये दोनों हैं, पहला है करंट रेशियो, दूसरा है क्विक रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला है ये
क्विक रेशियो का फॉर्मूला है ये, लेकिन आपको कुछ और छुटमुट फॉर्मूले भी इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। क्यों करने पड़ सकते हैं वो ध्यान से सुनना, क्योंकि इन फॉर्मूलों के अंदर कहीं ना कहीं करंट एसेट या करंट लायबिलिटियों का प्रयोग हो रहा होता है, तो इसीलिए ये भी हमें इस्तेमाल में करने पड़ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बच्चों सॉल्वेंसी रेशियो में। ये सबसे आसान है, अगर ये आ जाए भगवान का आशीर्वाद। सबसे पहला डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला वेरी सिंपल, नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। अब चैप्टर 1 में दोनों पढ़ रखे हैं हमने, ठीक है ना, चैप्टर 1 के अंदर दोनों है। अगला टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इसका फॉर्मूला टोटल एसेट अपॉन नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट भी पढ़ रखा है और नॉन करंट लायबिलिटी भी पढ़ रखी है, तो वेरी वेरी इजी। अगला रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड भी पढ़ रखा है और टोटल एसेट भी पता ही है। तो ये तीनों फॉर्मूले तो मतलब वेरी 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 इजी। अगर ये आ जाए तो पहले एग्जाम में 2 मिनट नाचना, फिर सॉल्व करना कि ये तो फ्री के नंबर आ गए। अच्छा, उसके बाद एक थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि उसमें थोड़े ज्यादा फॉर्मूले हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसके लिए मैं लिख देता हूं, इसके लिए आप बिजनेस स्टडीज वाले टॉपिक की थोड़ी मदद ले सकते हैं। सेकंड वाली किताब में एक टॉपिक आता है, थोड़ा थोड़ा वो उसकी तरह लगेगा अभी। इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है ना, तो फॉर्मूला तो ये है सिंपल, लेकिन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता क्या है, तो इसको समझते हैं पहले। तो पहले इधर देखना मेरे साथ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मान लो कोई भी फिगर हमें दे रखी है, मान लो दे रखी है 2000 रुपए। फिर कंपनी उसमें से इंटरेस्ट पे करती है, कंपनी ने मान लो इंटरेस्ट पे करा 200 रुपए का, तो कंपनी के पास अब कितना प्रॉफिट बचा, 1800। तो कंपनी इस 1800 प्रॉफिट को कहती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। फिर कंपनी इसमें टैक्स पे करती है, मान लो कंपनी ने टैक्स पे करा 100 रुपए, तो कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1700 रुपए। तो इट इज द बेसिक वर्किंग किसी भी कंपनी के लिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1700। अच्छा, अब इसी को उल्टा अगर करना हो सॉल्व, तो हमें कभी कभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा होता है 1700, तो आपको पहले उसमें टैक्स की फिगर ऐड करनी पड़ेगी। टैक्स की फिगर थी 100 रुपए, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 1800। फिर उसके बाद आपको इंटरेस्ट की फिगर को ऐड बैक करना पड़ेगा 200, तो 1800 में 200 जब आप फिर से ऐड बैक कर दोगे तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 2000। मतलब मैंने इसी फॉर्मूले को नीचे से ऊपर लिख दिया, होता यह है एक्चुअल में, लेकिन इसी फॉर्मूले को यहां मैंने नीचे से ऊपर लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया। अल्टीमेटली हमें यह टर्म चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपने फॉर्मूले में, तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसको सभी बच्चों को ध्यान रखना है, जो मैंने कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में भी लिखवा रखा है विद एग्जांपल्स, उसको जरूर रेफर करें। वो क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकालने का कई बार हमें यह फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ सकता है। क्या है सर फॉर्मूला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100% माइनस टैक्स परसेंट। इसमें ये दोनों चीजें गिवन होंगी। एक छोटा सा उदाहरण यहां पर दोबारा ले लेता हूं, आपसे फिर आंसर पूछूंगा, अलर्ट रहना अपने आंसर के साथ। मान लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 60,000 और टैक्स दे रखा है 40%। क्या आप बता सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आएगा, फटाफट क्विकली। बच्चे भेज रहे हैं नालायक, बस यही गलती करवानी थी। वेरी गुड, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया जी, मजा आ गया। ठीक है, ये वाला रब कर रहा हूं, ठीक है, ये इसका कोई काम नहीं होता वैसे, मेन वही है, इसीलिए इसको रब कर रहा हूं। चलो, तो ये है नलायकों की टोली। अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, हे प्रभु अच्छा हो गया, आज रिवाइज करवा दिया। ये बच्चे किसी काम के नहीं है,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लिखना है 60,000, 100% माइनस टैक्स परसेंट में लिखना है 40%, तो ये बनेगा 60,000 बटे 60%। अब बच्चों का आंसर आ रहा है 1,000। 2 थप्पड़ मारो खींच खींच के गाल पे, 2 थप्पड़ ऐसे खींच के मारो कि मम्मी भागे भागे आ जाए कमरे में और कहे हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया। भाई 60% से डिवाइड कर रहे हो तो परसेंट का साइन नहीं हटेगा क्या? परसेंट का साइन कैसे हटेगा? 60% में परसेंट का साइन कैसे हटेगा? 60 बटे 100 बनेगा पहले, फिर ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1 लाख। ठीक है, ये तो हाल है। गणित की तो ट्यूशन लगवाओ पहले चौथी की, तब आना। ठीक है, जो पहले 1000 भेज रहे थे, हाँ 1 लाख आएगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आंसर आएगा 1 लाख। तो ये शॉर्टकट एक याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, कई बार हमें अप्लाई करने की आवश्यकता पड़ जाती है, दिखाऊंगा किसी सवाल में। ओके, अब भेज रहे हैं 1 लाख मेरा देखकर। चलो कोई बात नहीं, खैर लर्निंग तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो अब सीख गए। अब एक्टिविटी रेशियो जो है वो देखते हैं कि क्या होते हैं। तो एक्टिविटी रेशियो में बढ़ते हैं बच्चों। पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या जिसको शॉर्ट में कहते हैं या दूसरी भाषा में कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? वेरी वेरी सिंपल, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज इन्वेंट्री तो आ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? न्यूमरेटर, मतलब ये तो डिनोमिनेटर था, और न्यूमरेटर कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नंबर 2 फॉर्मूला। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस, ये गिवन होगा। थर्ड फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और चौथा फॉर्मूला सीएमसी। सीएमसी पता है क्या था? नए वाले पीएनएल में जो पढ़ा रखा है आपको चैप्टर 1 में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। नया वाला पीएनएल याद है? अब वो याद होना चाहिए, उसमें ये तीनों खर्चे की लिस्ट में आते हैं, सीएमसी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, ये वो हैं तीनों, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनमें से किसी भी फॉर्मूले से हम न्यूमरेटर निकाल सकते हैं। ये आ गया न्यूमरेटर, ये आ गया डिनोमिनेटर, आंसर आ जाएगा। 2 बातों का ध्यान रखना है। कभी कभी लिखा होता है जी ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%, ऐसी लिख देगा खाली, बस ये लिख देगा ग्रॉस प्रॉफिट 20%। तो हम हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि 20% किसका? ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ व्हाट? ऑफ किसका? किसका 20%? क्या माने हम? तो अपने आप ये एज्यूम करा जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट 20% किसका है? आरएफओ का। आरएफओ बोले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या जिसको नेट सेल्स कहते हैं। और दूसरा तो लिखा ही है सितारा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक टर्म यहां पर यूज हुई है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिखा दूं तो वो आपके टैलेंट, आपके हुनर, आपके स्किल की बेइज्जती हो जाएगी, है ना? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में तो आप पुराने चैंप हो, तो इसीलिए इसके बारे में कोई भी चर्चा करना समय व्यर्थ करने के बराबर होगा। तो बस ये है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। न्यूमरेटर ये है सीओजीएस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, कितना फनी नाम है, टीआरटीआर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे? वेरी वेरी सिंपल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो आ गया डिनोमिनेटर, सिंपल। अब हाँ, हो सकता है कोई बच्चा बिल्कुल ही बड़ा नालायक हो, वो ये पूछ ले सर ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, तो उस बच्चे के लिए मैंने लिख दिया ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, उसे ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं।
अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर स्टार लगा रहा हूं। यहां पर जब हम डेटर्स लेते हैं तो हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डिडक्ट नहीं करना। इस पॉइंट को हमेशा लिंक करके रखना, ध्यान से इस पॉइंट को हमेशा लिंक करके रखना। किससे लिंक करके रखोगे? करंट रेशियो वाले पॉइंट से। क्योंकि जब करंट रेशियो में हम डेटर्स लेते हैं, जब करंट रेशियो में हम डेटर्स लेते हैं तो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को वहां पर लेस कर देते हैं, वहां लेस कर देते हैं, डेटर्स में से पीडीडी माइनस कर देते हैं। लेकिन जब हम ये वाला रेशियो निकालते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो हम डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। अच्छा, तो ये आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिनोमिनेटर। अब नेट क्रेडिट सेल्स क्या होती हैं? वेरी वेरी सिंपल। न्यूमरेटर कैसे निकालोगे? नेट क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स यानी आरएफओ माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो आपके पास क्या बचेंगी? सिर्फ नेट क्रेडिट सेल्स यानी उधार वाली नेट क्रेडिट सेल्स। तो दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अच्छा, इसी का एक चिपका हुआ छोटा सा रेशो कह लो या एक पॉइंट कह लो, वो है डेट कलेक्शन पीरियड। वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की मदद से ही निकलता है। अगर इसको डेज में निकालना हो तो 365 अपॉन टर्नओवर रेशियो कर दो। अगर इसको मंथ्स में निकालना है तो 12 अपॉन टर्नओवर रेशियो कर दो। तो फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं ये टर्नओवर रेशियो आ रहा है हमारा 4 फॉर एग्जांपल, तो आप इसको महीने में निकाल लो तो ज्यादा बेहतर होगा। 12/4 तो आंसर आ जाएगा 3 मंथ्स। और अगर मान लो ये आ रहा है 5, टर्नओवर रेशियो आ रहा है 5, तो फिर आप इसको डेज में निकाल लो, क्योंकि 5 यहां पर पुट करोगे तो डेज आसानी से कट जाएंगे, तो फिर आंसर आ जाएगा 73 डेज। ठीक है ना? तो हम डेट कलेक्शन पीरियड को डेज में भी निकाल सकते हैं या मंथ्स में भी निकाल सकते हैं। 365 से भाग दोगे तो डेज में आ जाएगा, 12 से भाग दोगे तो मंथ्स में आ जाएगा। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो बस उसमें सब कुछ उल्टा हो गया, कुछ है ही नहीं। अब इस बार हो गया फॉर्मूला नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल डिनोमिनेटर कैसे निकालोगे? ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। और किसी नालायक को ट्रेड पेबल नहीं पता क्या होते हैं, तो ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। और न्यूमरेटर नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालोगे? परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेज। और इसमें भी वही कहानी, एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना हो डेज में तो 365 से भाग दे दो, मंथ्स में निकालना हो तो 12 से भाग दे दो। तो ये हो जाएगा आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और उसमें अगर आपको एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना हो डेज में या मंथ्स में तो वो भी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद है एक और छुटकू सा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, WCTR, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला वेरी वेरी सिंपल, आरएफओ यानी नेट सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ये दोनों आपको पता ही है तो इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है। और इमरजेंसी फॉर्मूला, इमरजेंसी मतलब कभी कभी हमें आरएफओ दिया ही नहीं होता और ना हम निकाल सकते। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है आरएफओ दिया ही नहीं है और ना निकल सकता, तो फिर हम आरएफओ की बजाय कॉस्ट ऑफ आरएफओ यानी जिसको हमने सीओजीएस भी कहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो ले लेते हैं फिर। लेकिन ये ध्यान रखना ये इमरजेंसी फॉर्मूला है। इमरजेंसी कैसी इमरजेंसी सर? इमरजेंसी ये कि आपके पास अगर आरएफओ नहीं है और ना वो निकल सकता हो तभी सिर्फ वो लगाएंगे, लेकिन वो वैसे एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है। एक्चुअल फॉर्मूला यही है आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। क्रक्स ये है, इसके बाहर कुछ नहीं होगा, ये मैं पक्का बता रहा हूं, इसके बाहर कुछ नहीं होगा, ये पक्की गारंटी है। ठीक है ना? लेकिन हाँ, इतनी बातें आपको सारी इसीलिए मैंने यहां लिखी कि याद होनी चाहिए, और आप चाहें तो नोट कर लेना ताकि कुछ मिस आउट ना हो। चलो अब आते हैं जी आखिरी तरह के रेशियोज में जिनका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में है सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। वेरी सिंपल फॉर्मूला,
ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100, खत्म। ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है, अभी नहीं पता तो थोड़ी देर में पता लग जाएगा, अपॉन RFO आपको पता है इंटू 100। दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी आपको पता ही है, और बिजनेस स्टडीज में आप इसको क्या बोलते हो, बिजनेस स्टडीज में बोलते हो EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलते हो ना, वहां पर वही यहां पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। नेक्स्ट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है वो भी बताता हूं। उसके बाद है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट? ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। COGS आपको पता ही है क्या होता है, अभी पीछे पढ़ के आए हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अभी थोड़ी देर में बताता हूं, डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। अच्छा सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बताओ ना हमें, इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसके 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों में से डिपेंडिंग अपॉन द सवाल हमें कोई भी अप्लाई करना पड़ सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये भी करना पड़ सकता है। दूसरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये भी करना पड़ सकता है। ये सब अभी बताऊंगा ये क्या है। तीसरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू RFO माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, कभी भी ऑपरेटिंग कॉस्ट देखना हो यहां देख लेना। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब ये, क्योंकि मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट को इस न्यूमरेटर से रिप्लेस कर रखा है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो खैर ये होते हैं फॉर्मूले ऑपरेटिंग प्रॉफिट के, जो आपको याद रखने हैं। इनके अंदर जो टर्म यूज हुई हैं वो क्या है वो भी समझाऊंगा। अच्छा, एक सबसे बड़ा 1 नंबरी क्वेश्चन, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो दोनों मिलाकर हमेशा 100% ही आएंगे। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है 60%, तो ये होगा 40, ये है 70, ये होगा 30, ये है 75, तो ये होगा 25, यानी कि इन दोनों का सम हमेशा 100% ही होगा। ठीक है ना। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अभी कुछ 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, GP रेशियो, NP रेशियो, OP रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। इन सारी बातों का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए एक अलग एक्सरसाइज हम करेंगे अभी थोड़ी देर में, मतलब 2 सेकंड 10 सेकंड के बाद, इन सारी बातों की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। ठीक है ना, कि ये आखिर ये सारी चीजें हैं क्या, व्हाट इज दिस, ये सब है क्या, ये चक्कर क्या है। तो बच्चों, मैं आपको आपके बचपन में ले चलता हूं, यानी कि क्लास 11th में, जब आप छोटे छोटे मासूम बच्चे हुआ करते थे, तो आपने एक चैप्टर पढ़ रखा था फाइनल अकाउंट्स का। तो बड़े ध्यान से बस ये देखते रहना, सुनते रहना, समझते रहना। आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना जानते हैं अच्छे से, ऐसा बनता था वो। सेल्स आ गई, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस आ गए, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। वो ग्रॉस प्रॉफिट P&L में आ गया। उसके बाद कुछ और इनकम आ गई उधर, और इधर आपके कुछ खर्चे आ गए, और ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी। अब देखो, इनके अंदर ये तो हमने पढ़ रखा है 11th में, हर बच्चा ये जानता है, हर बच्चा, है ना, आप भी जानते हो, इससे आप सब भली भांति वाकिफ हो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे होते हैं, जो भी खर्चे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है ना, ये तो सब जानते ही हैं, नाम ही दे रखा है मैंने तो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो खर्चे P&L अकाउंट के अंदर होते हैं, यानी यहां ऑफिस एक्सपेंस से लेकर डोनेशंस तक, ये सारे के सारे खर्चे, ये होते हैं इनडायरेक्ट खर्चे। ये होते हैं कौन से? इनडायरेक्ट खर्चे, सारे के सारे।
इनडायरेक्ट 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 इनडायरेक्ट, आईडी आईडी आईडी, सारे होते हैं इनडायरेक्ट खर्चे। तो ट्रेडिंग वाले होते हैं डायरेक्ट, पीएनएल वाले होते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, ये भी हमको पता है। अच्छा, अब इन खर्चों में बच्चों, इस पीएनएल के खर्चों में, नुकसानों में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, यानी कि वो खर्चे हमें करने पड़ते हैं या होंगे ही, तभी हम बिजनेस के रोजमर्रा के काम कर पाएंगे, बिजनेस के ऑपरेशंस कर पाएंगे। उन खर्चों को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, जैसे ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन। इन खर्चों को बोलते हैं बच्चों ऑपरेटिंग खर्चे। ये बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, मतलब ये तो होंगे, ये होंगे, बिजनेस चलाना है तो ये होंगे। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो बिजनेस के ऑपरेशन से डायरेक्टली संबंधित नहीं होते। ठीक है ना, मतलब बिजनेस हमारा किसी और चीज का है, लेकिन खर्चा जो हो रहा है वो बिजनेस के ऑपरेशन से संबंधित नहीं है, कभी कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या चोरी। अब चोरी हो गई, लॉस हो गया, तो ये कोई ऑपरेशन एक्सपेंस थोड़ी ना है। इंटरेस्ट पेड, आपने लोन लिया है और इंटरेस्ट पे करे जा रहे हो, तो ये तो फिक्स है, देते रहोगे, इसका बिजनेस के ऑपरेशन से क्या लेना देना। डोनेशन या चैरिटी, भिखारी आया आपकी फैक्ट्री में, आपने भिखारी को 300 रुपए दे दिए, तो ये क्या बिजनेस के ऑपरेशन के खर्चे हैं? नहीं। तो इन्हें खर्चों को कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ रहे हो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश कर रहे हो? तो इसका मतलब पीएनएल के अंदर जो खर्चे आते हैं, पीएनएल के अंदर जो खर्चे आते हैं जिन्हें हम इनडायरेक्ट खर्चे बोलते हैं, उसमें कुछ खर्चे बिजनेस के संबंधित भी हो सकते हैं ऑपरेटिंग, और कुछ खर्चे बिजनेस से ना संबंधित भी हो सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग। ये मतलब होता है। तो दीज 3 आर नॉन ऑपरेटिंग। आते हैं इनकम पर। ग्रॉस प्रॉफिट तो चलो ग्रॉस प्रॉफिट है ही है। कमीशन रिसीव्ड, बच्चों अगर हमें कमीशन मिलता है, हम कमीशन ले रहे हैं, ये हमारी इनकम है, तो कमीशन हमेशा अपनी मेहनत के बदले में ही मिलता है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हो तो आप ब्रोकर हो, आप मेहनत करते हो तो आपको ब्रोकरेज मिलता है, कमीशन मिलता है। या अगर आप सपोज कोई और तरह के ब्रोकर हो, आप अपनी मेहनत करते हो, बायर और सेलर की मीट करवाते हो, तो फिर आपको बदले में कमीशन मिलता है। तो कमीशन हमेशा मेहनत की कमाई होती है या बिजनेस की मेन ऑपरेशन की कमाई होती है। वो हमारा बिजनेस है, वो हमारा मेन काम है कमीशन लेना। तो कमीशन रिसीव्ड है हमारी एक तरह से ऑपरेटिंग इनकम। ये हमारी कैसी इनकम है? ऑपरेटिंग इनकम। मैं इसको लिख रहा हूं OI, आई होप आपको दिख रहा हो, ऑपरेटिंग इनकम। थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, चलो, ऑपरेटिंग इनकम। हम कमीशन कमाते हैं तो मेहनत का कमाते हैं, हमारा बिजनेस का काम है कमीशन। कमीशन हमें कोई ऐसे नहीं दे देगा, चलो यार ठीक है हो गया, इत्तेफाक से हो गया। नहीं, ये इत्तेफाक से नहीं होगी, हमारा मेन बिजनेस ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेटिंग इनकम होती है। लेकिन हमने कहीं पैसे इन्वेस्ट करे थे, वहां से इंटरेस्ट मिल गया। हमने कहीं शेयर में इन्वेस्ट करा था, वहां से डिविडेंड मिल गया। हमने अपनी लैंड किसी को किराए पर दे रखी थी, वहां से रेंट मिल गया। ये सब चीजें ये हमारे बिजनेस की नहीं है संबंधित, इन्हें हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मतलब ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये बिजनेस से डायरेक्टली संबंधित इनकम नहीं है, मेहनत की इनकम नहीं है। ये तो ठीक है, मिल गई। तो एक जगह जहां टर्म आ रही थी OOI, तो ये OOI तो है, ये दिस इज OOI, मतलब अदर ऑपरेटिंग इनकम। ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम है। अदर मतलब इसलिए कि भाई दूसरे तरह की। और NOI नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये सब हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये बिजनेस से संबंधित नहीं है। ठीक है जी। तो हमारी इनकम के अंदर भी 2 श्रेणियां हो सकती हैं। ये है अदर ऑपरेटिंग इनकम, जबकि ये है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये बिजनेस के ऑपरेशन से हमारी संबंधित इनकम नहीं है। चलो तो भेजो तुम सब। तो अब हम वापस से फॉर्मूले पे चलेंगे। आई होप थोड़ा सा इससे आपके दिमाग के ढक्कन खुले होंगे कि बेसिकली ये टर्म्स हैं क्या, ये कहां से आ रही हैं। तो ये यहां से आ रही हैं। अगर आप ये बना चुके हो या ये बनाना देख रहे हो और समझ रहे हो, तो सारी टर्म्स इसके अंदर ही हैं, सब कुछ इसके अंदर ही होता है। अब देख लो, चाहे सब कुछ इसके अंदर है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको पता है,
सीओजीएस अब आपको पता है, अब देख लो, अब कुछ अनोखा नहीं होगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको पता चल गए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको पता चल गई, जीपी आपको पता है, अदर ऑपरेटिंग इनकम आपको पता चल गई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको पता चल गया, आरएफओ आपको पता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट वो मैंने बता ही दिया, उसका फॉर्मूला है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो मतलब उसके अंदर ये सब कुछ है, सारी बातें यहीं से निकली हैं, यहीं से, ठीक है। इसका नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, किसी भी नाम से कह सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, डी और आ गया लास्ट में। हालांकि टेक्निकली सवालों के हिसाब से, क्योंकि डिविडेंड हमारे सवालों में होता नहीं है, तो हमारे सवालों में ये टेक्निकली नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही रह जाता है, बस यही होता है। तो जो आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में पढ़ा था ये वही हो गया। तो दिस इज द सेम न्यूमरेटर जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में भी था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहां पर ध्यान देना, एक छोटा सा पॉइंट है, इस रेशियो में जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, इस रेशियो के लिए खासकर, तो फॉर्मूला वैसे तो वही है कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो शुरू में लिखवाया था, दिखाया था, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी या टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। परंतु इस फॉर्मूले को निकालते समय हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन के टाइम पर। तो इसीलिए मैंने उसको स्पेसिफिकली बड़ा अलग अलग वहां चमका के लिखा, सो दैट आप अगर नोट करोगे तो ये आपको भी याद रहेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन दोनों में क्या देख रहे हो आप, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो माइनस होती हैं। दूसरा सितारा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये भी हमको आता है निकालना, पहले पढ़ लिया था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर अगर हमें कोई ब्याज मिला है तो इट शैल बी एक्सक्लूडेड या डिडक्टेड वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसके लिए हमारे पास इलस्ट्रेशंस भी हैं किताब में, 124 और 125। तो जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालते हैं तो उस समय हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को घटाना है, जो मैं आपको भी इन सवाल में दिखा भी सकता हूं। तो बस ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, बाकी फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। सारे रेशियोज के जो भी फॉर्मूले हैं वो इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। हर रेशियो में किन बातों का ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे करंट रेशियो के टाइम पर डेटर्स में से आपको पीडीडी माइनस करना है, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के टाइम पर डेटर्स में से पीडीडी माइनस नहीं करना है। या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड को इस रेशियो में निकालते समय नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है, उस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर मिले हुए इंटरेस्ट को माइनस करना है, ये याद रखना है। इसके अलावा जहां पर भी जो भी छोटी बात हो सकती है इंपॉर्टेंट, वो सब मैंने लिखवा दी है। तो सारी बात अगर आपने अच्छे से नोट कर ली और अच्छे से समझ ली और याद रख ली एग्जाम में, तो इससे बाहर अब कुछ भी नहीं आएगा। वैसे तो छोटा सा डिस्कशन क्या है वो बड़े ध्यान से सुनते हैं, बहुत ही छोटा सा ही है। आपने बच्चों ये देखा होगा, अगर आप सवाल देख चुके हो अब तक एग्जाम में कैसे आए हैं या स्कूल के टेस्ट वगैरह में कैसे आए हैं, बुक में किस तरह के आए हैं, कई बार वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, वो कहता है कि बताओ कि किसी ट्रांजैक्शन की वजह से रेशियो बढ़ेगा, रेशियो घटेगा या रेशियो पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। इस तरह का सवाल वो हमसे पूछता है कि रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा या कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो पहले इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स को समझते हैं और फिर हम बाद में जब आगे रिवीजन्स करेंगे या आप क्वेश्चंस करोगे तो बड़ी आसानी से आप उस चीज को अप्लाई कर पाओगे। देखो अब ये रेशियो जो होता है, ये होता क्या है, रेशियो सिंपल सी चीज है, दो चीजों पर निर्भर करता है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। ठीक है, अब मैथमेटिक्स का बड़ा सिंपल सा नियम होता है, या तो उसको एक बार अप्लाई करके देख लो अपनी आंखों के सामने, और नहीं तो पता ही होना चाहिए। अगर मैं न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ा दूं,
अगर मैं न्यूमरेटर की वैल्यू को बढ़ा देता हूं तो जैसे ही न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ेगी, मान लो ये 1000 से बढ़ाकर मैं कर दूं 2000, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा आंसर है वो भी वैल्यू इंक्रीज कर देगा, यानी कि मेरे रेशियो का आंसर क्या है, बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इट इज ए मैथमेटिकल लॉजिक कि न्यूमरेटर की वैल्यू हम जितनी बढ़ाते चलेंगे आंसर भी उतना बढ़ता चलेगा। तो किसी ट्रांजैक्शन से अगर आपका खाली न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है आपका रेशियो भी बढ़ जाएगा। विपरीत कर दो, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू आप कम करते रहोगे तो जाहिर सी बात है आपके आंसर की वैल्यू भी उतनी कम होती रहेगी। अगर मैं न्यूमरेटर की वैल्यू घटाकर 500 कर दूं तो पहले आपका आंसर 4 आ रहा था, तो अब आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर की वैल्यू कम करते ही आपके आंसर्स भी ऑटोमेटिकली कम आने शुरू हो जाएंगे। तो किसी भी ट्रांजैक्शन के प्रभाव का अगर आप असर देखो, न्यूमरेटर पर बढ़ेगा तो आंसर बढ़ेगा, न्यूमरेटर पर अगर कम होगा तो आंसर भी कम होगा। तो पहले इसका थम्स अप भेजो, ये बात क्लियर न्यूमरेटर वाली। अब आते हैं जी डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में भी सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक है कि मान लो हम डिनोमिनेटर को कम कर दें, डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम जितना कम करेंगे, मान लो मैंने डिनोमिनेटर को कम कर दिया, तो मेरा आंसर उतना ही ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स। तो पहले मेरा आंसर 1 आ रहा था, 500 बटे 501, लेकिन अब 500 बटे 250 मेरा आंसर 2 आना शुरू हो जाएगा। तो मैं डिनोमिनेटर को जितना कम करता रहूंगा मेरा आंसर उतना ही ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो अब मेरा आंसर आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से डिनोमिनेटर कम करने से हमारे आंसर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि रेशियो जो है वो इंक्रीज होगा। और अगर किसी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आपको लगता है कि इससे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है, तो जितना ज्यादा आप डिनोमिनेटर की वैल्यू को बढ़ाते रहोगे तो उतना ही ज्यादा आपका आंसर कम आना शुरू हो जाएगा। तो पहले मेरा आंसर आ रहा था 4, लेकिन अब मेरा आंसर आएगा 0.5। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाते ही हमारा आंसर यानी कि रेशियो क्या आना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रभाव है किसी भी ट्रांजैक्शन का रेशियो पे देखना हो आपको, तो अगर डिनोमिनेटर में कम या ज्यादा हो रहा होगा तो आपका रेशियो भी अकॉर्डिंगली ज्यादा या कम हो रहा होगा। तो अब बताओ डिनोमिनेटर का प्रभाव समझ गए, ये भी क्लियर। वेरी गुड। अब सबसे ट्रिकी वाले, सबसे ट्रिकी, खाली न्यूमरेटर पे प्रभाव आ रहा है तो टेंशन नहीं, खाली डिनोमिनेटर पे प्रभाव आ रहा है तो भी टेंशन नहीं है ना, तो डायरेक्ट हो गए। अब देखते हैं, अब एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मान लेते हैं करंट रेशियो हमें दे रखा है, करंट रेशियो दे रखा है 1:1, मान लो, ठीक है, करंट रेशियो दे रखा है 1:1, या फिर करंट रेशियो हमको दे रखा है 2:1, या फिर करंट रेशियो हमको दे रखा है 0.5:1, कुछ भी हो सकता है। अब उसने एक ट्रांजैक्शन दे दी, उसने एक ट्रांजैक्शन दे दी कि हमने क्रेडिटर को कैश पे कर दिया, हमने क्रेडिटर को पैसे दिए, हमने क्रेडिटर को पैसे दिए। मान लो उसने ये ट्रांजैक्शन दे दी कि कैश ₹200 या 250 कर देता हूं, 250 पेड टू क्रेडिटर, मतलब हमने अपनी करंट लायबिलिटी वाले को पैसे दे दिए, ठीक है, हमने 250 रुपए क्रेडिटर को पे कर दिया। तो जब आप इसकी पहले अकाउंटिंग इक्वेशन सोचो क्लास 11th में जाके, कैश पेड टू क्रेडिटर अगर आप करोगे तो आपके क्रेडिटर की वैल्यू कम हो जाएगी और आपने उसको पैसे भी दिए तो आपके कैश की वैल्यू भी कम हो जाएगी। यानी नटशेल में बोलूं तो करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी 250 रुपी से और करंट एसेट भी कम हो जाएगा 250 रुपी से, राइट। तो अब देखो नया करंट रेशियो इस ट्रांजैक्शन के बाद क्या होगा वो निकालते हैं। अब पहले केस में मेरे नए करंट एसेट्स हो जाएंगे 750 और नई करंट लायबिलिटी हो जाएगी मेरी 750, क्योंकि करंट एसेट भी कम हो गए 250 से और करंट लायबिलिटी भी कम हो गई 250 से। तो अभी भी मेरा रेशियो जो है वो 1:1 ही आ रहा है, यानी इस केस में मेरे रेशियो पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इवन आफ्टर द ट्रांजैक्शन
मेरा रेशियो इज स्टिल सेम, जो पहले था वो ये भी है, पहले भी 1:1 ही था और अभी भी 1:1 ही है। दूसरे केस में अगर मेरा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी 250 रुपए से कम हो जाएंगे, तो अब मेरा नया करंट रेशियो जो होगा वो क्या होगा, करंट एसेट भी 250 से कम, करंट लायबिलिटी भी 250 से कम। तो इस केस में बताओ जी मेरा नया करंट रेशियो क्या आएगा, इस केस में बताओ, इस केस में नया करंट रेशियो क्या आएगा, बताना जी। यस, वेरी गुड, 2.3333 कुछ मान लेते हैं इस टू 1, ठीक है जी। तो पहले मेरा रेशियो था 2:1 और अब मेरा रेशियो हो गया 2.3:1। तो इसका मतलब इस बार हमारा रेशियो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। पहले 2 था और अभी 2.3 हो गया, हमारा रेशियो बढ़ गया है। और अगर सेम ट्रांजैक्शन का इफेक्ट मैं तीसरे केस में देखूं कि मेरे रेशियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नया करंट रेशियो, करंट एसेट भी 250 रुपए कम हो गया, करंट लायबिलिटी भी 250 रुपए कम हो गई, तो बता सकते हो अब मेरा नया करंट रेशियो क्या आएगा, 0.33:1। तो पहले था 0.5:1 और अब हो गया 0.33:1, यानी कि मेरा करंट रेशियो इस केस में क्या हो गया, कम हो गया। समझ पा रहे हो कुछ? इसका मतलब ये बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनना, कुछ बच्चे रट लेते हैं, क्या रटते हैं, वो सोचते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं। कुछ बच्चे रटने की कोशिश करते हैं कि यार ये ट्रांजैक्शन लिखी हुई आएगी ना, कैश पेड टू क्रेडिटर, तो किताब में इसका आंसर इंक्रीज दे रखा है और इंक्रीज रट लिया, कोई लॉजिक नहीं पता, उन्होंने आंसर रट लिया इंक्रीज। पर ध्यान से समझो, ध्यान से, इसीलिए डेमो दिखा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन का आंसर इंक्रीज ही हो। देख लो, सेम ट्रांजैक्शन है, सेम वैल्यू है, लेकिन इस केस में रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आया। इस केस में रेशियो आपका इंक्रीज कर गया, जबकि इस केस में आपका रेशियो डिक्रीज कर गया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आखिर होगा क्या। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो आपको ज्यादा बेहतर और सटीक आंसर देंगी। तो रादर देन रटना, आप इस प्रकार से अपने ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को निकाल के देखिए कि रेशियो इससे कम हो रहा है, बढ़ रहा है या नो चेंज आ रहा है। ठीक है, समझ आई बात? तो अब भेजो थम्स अप कि ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया कि भाई इस प्रकार से हम रेशियो का परिवर्तन देख लेते हैं। ओके, ऑल क्लियर, मस्त। तो ये था पूरा बेसिकली हमारा आज चर्चा का विषय जो हमें करना था। सारे रेशियोज कॉन्सेप्चुअली रिवाइज विद फॉर्मूले, विद छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटी छोटी सावधानियां। और इंक्रीज या डिक्रीज रेशियो पहचानने के लिए आप सीधा सीधा न्यूमरेटर से भी देख सकते हो, डिनोमिनेटर से भी देख सकते हो, और अगर दोनों में चेंज हो तो फिर थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली सॉल्व करके निकाल लेना चाहिए कि रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है ना?